नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बात करेंगे डीएसपी म्यूचुअल फंड के हेड पैसिव इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट्स मिस्टर अनिल गहलानी से और करंट मार्केट्स में एग्जैक्ट पोर्टफोलियो बिल्डिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक्टिवली मैनेज फंड्स वर्सेस पैसिव फंड्स, इस पर तो बातचीत करेंगे ही, मार्केट्स पर भी आउटलुक लेंगे। और अगर हम डीएसपी म्यूचुअल फंड की बात करें तो रिसेंटली इनफैक्ट दिसंबर में ये दो एनएफओ लेकर आए थे, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड और निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ मेजरली ये किस कैटेगरी का फंड है और किस तरीके का एक्सपोजर इन्वेस्टर्स को मिलेगा, इस पर प्राइमरीली हम डिस्कशन करेंगे आगे शो में। अनिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। और इनफैक्ट सबसे पहले तो मार्केट्स पर ही आपका आउटलुक लेना चाहेंगे। जिस तरीके की उथल पुथल पिछले 2 हफ्तों में, जिस तरीके की कहें कि सेल ऑफ हमने मिड कैप्स स्मॉल कैप्स में आते हुए देखा है, नर्वसनेस तो डेफिनेटली मार्केट्स में लौटी है। ऐसा एंटिसिपेट शायद ज़्यादातर इन्वेस्टर्स रिटेल साइड पर नहीं कर रहे थे कि एकाएक इतना नर्वसनेस दिखाई देगी महज कुछ सेशंस में ही। आपका व्यू क्या है करंट मार्केट सिचुएशन पर? बिल्कुल सही है दीपाली जी कि ये साल की शुरुआत से ही थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी वगैरह मार्केट में बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेरे हिसाब से ये जो अपन कहे ना कि वर्ल्ड ओवर में 2 बड़े वॉर्स चल रहे हैं। एक तो है जो फिजिकल वॉर ऑन ग्राउंड, जिसके वजह से एक अनसर्टेनिटी बिल्डअप चली रही है। दूसरा है कि जो अपन कहते हैं ना कि टैरिफ वॉर, जो पिछले फरवरी 2025 मतलब करीबन 11 महीने से थोड़ा चालू हुआ, एस्केलेट हुआ। तो इन दोनों के अनसर्टेनिटी के बीच में जो काफी हद तक कंपनीज के जो ग्रोथ हो रही है, कंपनीज के जो मुनाफे के एक्सपेक्टेशंस है, उसमें थोड़ा टेंशन जरूर इंक्रीज हो गया है। मेरे हिसाब से ये पूरे साल में 2026 जो अपन कहे, हालांकि वो तो सिर्फ एक कैलेंडर का डेट चेंज है, बट नियर टर्म टू मीडियम टर्म में अगर अपन देखें तो पूरा जो फोकस रहेगा मार्केट का, वो ये अनसर्टेनिटी का कैसे सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है, उसके हिसाब से चलता रहेगा। जैसे जस्ट अभी पिछले वीक अपन ने देखा कि जिस हिसाब से सडनली एक तरह से मिड एंड स्मॉल कैप्स में थोड़ा बहुत सेल ऑफ नजर आता दिख रहा है। मेरे हिसाब से यदि हम इसमें एक बहुत प्रूडेंट वे में निवेश करते रहे, यदि हम कंपनी बाय कंपनी अर्निंग्स प्रोफाइल ट्रैक करके निवेश करते रहे, तो इसमें एक अच्छा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नजर आती दिख रही है। हम ऑलरेडी जनवरी के सेकेंड वीक में है, तो अभी सब कंपनीज के रिजल्ट्स डिक्लेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको नजर में रख के ही हमें मेरे हिसाब से अपना निवेश की रणनीति रखनी चाहिए। और इनफैक्ट यही तो कंफ्यूजन है अनिल जी कि निवेश की रणनीति फिर बनाएं कैसे, क्योंकि आपने जिन जिन फैक्टर्स का जिक्र किया, 2 फैक्टर तो करंटली बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट के लिए। एक तरफ डोमेस्टिक फ्रंट पर अर्निंग्स और इंटरनेशनल फ्रंट पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, स्पेशली ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर यूएस अमेरिका के बीच में, क्योंकि इसने भी काफ़ी रिस्क पॉइज किया है। दोनों पर एक एक करके कमेंट ले लेते हैं। पहले तो जो अमेरिका के साथ चल रहा है या फिर जो रशिया यूक्रेन, जितने भी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स अभी हैं, या फिर इंडिया का रिलेशनशिप जो यूएस के साथ जिस तरीके का बना हुआ है, एक रिस्क एक कन्फ्यूजन तो फिलहाल परसिस्ट कर ही रहा है। कितना बड़ा रिस्क के मार्केट के लिए पॉइज हो सकता है, कितना बड़ा वॉलेटिलिटी फैक्टर रह सकता है मार्केट में अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है? मेरे हिसाब से दीपाली जी, जो यूएस के रिलेटेड ट्रेड डिस्कशन चल रहे हैं, वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फोकस अभी यही रहेगा। आज आप किसी भी लोकल बिजनेस ओनर या लोकल कंपनी जो बिजनेस चला रही है, उनसे अगर बात करिए, तो आप और मैं जो सो कॉल्ड एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, सिर्फ अपने से ज्यादा इन्फॉर्म अपने बिजनेस में वो कंपनी जो चला रहे वो है, उनको भी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि जब तक ट्रेड नेगोशिएशंस का क्लैरिटी नहीं आता है, मेरा फ्यूचर जो अर्निंग्स प्रोफाइल है कंपनी का, वो बहुत एक अनसर्टेनिटी में है। तो क्या है ना कि हम एनालिस्ट क्या चीज का एस्टिमेट लगाए, हम ऐसी चीज का एस्टिमेट लगाए जो हम मेजरेबल, या जिसको हम कोई फॉर्मूला या कोई बेंचमार्किंग यूज करके इवैल्यूएट करके एक नंबर बना सकते हैं। अभी ये ऐसा है जैसे अपन कहे ना मैडम कि कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना है, तो वो बहुत ही मुश्किल काम है, सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल काम हो जाता है। जैसे एक तरह से लग रहा था कि हाँ, अभी जस्ट यूएस का ट्रेड डील में क्लैरिटी आ रही है, उस बीच में सडनली
एक दूसरे कंट्री में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईरान में एक टर्बुलेंस स्टार्ट हुआ, जिसके वजह से यूएस ने एक अनाउंसमेंट किया कि जिन जिन देशों का ईरान के साथ ट्रेड चल रहा है, उन देशों का यूएस के साथ 50% एक्स्ट्रा टैरिफ हम लगा देंगे। अभी ओवरनाइट जिन भी देशों का, इंक्लूडिंग हमारा भारत का जो ईरान के साथ जो ट्रेड्स चल रहे, वो ओवरनाइट तो कोई चेंज होना संभव ही नहीं है। अभी इनके चलते जिन जिन कंपनियों का उन देशों के साथ ट्रेड हो रहा है, उनको एक ओवरहैंग रहेगा कि क्या हमारा ट्रेड्स कम हो सकता है। और ये जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, तो यूएस ने इम्पोज करने का जो सो कॉल्ड एक अनाउंसमेंट कर ही दिया है ऑलरेडी कि 50% होगा। अभी उसके लिए नेगोशिएशन वगैरह जो चालू थे, वो एक नया रुख ले लिया उन्होंने तुरंत। तो इट्स अ वेरी, मतलब अपन कहे ना कि बहुत डेलिकेट सिचुएशन है, बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि वर्ल्ड ओवर सब कंट्रीज में, जहाँ पे एक टाइम था कि यूएस का डॉक्ट्रिन था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चलती थी, उसको हम बहुत प्राउडली, जब भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते थे तो ऐसा था, वॉशिंगटन कंसेंसस मींस यूएस का थिंकिंग ये था कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, हर एक देश कोई भी कंट्री से काम कर सकता है। और अभी वो वॉशिंगटन कंसेंसस के जो प्रिंसिपल्स थे, उन्हीं सब प्रिंसिपल्स का पूरा ऑपोजिट डिसीजन मेकिंग डिस्कशंस हो रहा है। तो एक कहे ना दीपाली जी, जब तक उसका एक थोड़ा सा क्लियर पिक्चर सामने नहीं आता है, तब तक कंपनीज को एक ओवरहैंग रहना बहुत ही संभव है। ओके अच्छा, और इस बार के अर्निंग सीजन को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? कौन सी पॉकेट्स हैं जो सरप्राइज कर सकती हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली? देखिए, मेरे हिसाब से दो एरिया है जहाँ पे एक तरह से कहे ना कि लोगों को थोड़ा नेगेटिव व्यू बन रहा था, वो है आईटी सेक्टर। नो डाउट कि ट्रेड वॉर्स, जैसे अपन ने फर्स्ट पॉइंट में आपने पूछा, तो वो एक अनसर्टेनिटी रहेगी। पर मेरे हिसाब से जो कुछ कुछ आईटी कंपनीज है, उनमें जो एक थोड़ा सा कहे ना कि पॉजिटिव ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो उनके कुछ कंपनीज है जिसमें एक तरह से थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज देखने मिल सकता है। दैट इज वन पोटेंशियल कि उसमें बहुत नेगेटिविटी चल रही है। दूसरा, मेरे जहाँ तक समझ में एक आ रहा है, एक सेगमेंट जो हो सकता है, दैट इज इन द एरिया ऑफ ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी। क्योंकि एक जो कहे ना कि लास्ट ईयर के कुछ महीनों में जो जीएसटी बचत महोत्सव स्टार्ट हुआ, तो काफी लोगों ने बहुत फास्ट वे में उसका प्रेडिक्शंस वगैरह, ग्रोथ का प्रेडिक्शंस कैरी ऑन कर दिया था, जो शायद रिजल्ट्स में इमीडिएट नहीं दिखना चालू होगा। बट अभी ये कमिंग पीरियड में उसमें ग्रेजुअल शायद इम्प्रूवमेंट आने का पोटेंशियल हो सकता है। तो ये दो एरियाज है जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव एक व्यू आ सकता है। नेगेटिव साइड में मेरे हिसाब से जिस भी कमोडिटीज लिंक्ड जो कंपनीज है, जिसमें ऑलरेडी बहुत तेजी चल रही है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल विदाउट एनी स्पेसिफिक कॉपर है, एल्यूमिनियम है, या जो जिन कंपनियों का इन बेस मेटल्स से लिंकेज है और जिसमें बहुत अच्छा हमने ग्रोथ देखा हुआ है। नो डाउट बहुत सडनली वो कमोडिटी के प्राइस गिरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी जो वो कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटीज है, उसमें जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो कंपनी मैनेजमेंट गाइडेंस वगैरह जो देना स्टार्ट करेंगे, शायद उसमें एक हद तक थोड़ा सा क्या कहे कि मतलब लो गाइडेंस या थोड़ा सा सॉफ्टनेस नजर आना पॉसिबिलिटी लग रहा है। ओके अच्छा, मैं फटाफट से निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ पर भी बातचीत करूंगी, लेकिन क्विकली उससे पहले एक कमेंट और अनिल जी आपका। आपने कमोडिटीज़ की बात की, गोल्ड सिल्वर को लेकर अब आपकी राय क्या है? क्योंकि लग रहा था कि अब ऑलरेडी इतना चल चुके हैं, शायद ना चले, बट आप दिसंबर का मूव देख लीजिए, जनवरी की शुरुआत से लेकर अब तक मूव देख लीजिए। जो लोग साइडलाइंस पर आ गए थे कि अब नहीं लेना है, वो अब पछता रहे हैं कि यार वहाँ से भी अच्छा खासा मूव आ चुका है। क्या स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से सोने चांदी को लेकर अभी होनी चाहिए? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की, नए इन्वेस्टर्स की क्या व्यू है? ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, थैंक यू दीपाली जी। देखिए, मेरे हिसाब से क्या है कि गोल्ड एंड सिल्वर, उसमें दो टाइप के डिमांड है। एक है इंडस्ट्रियल यूजेज डिमांड, जो कुछ हद तक प्राइस इन इलास्टिक है, यानी कि प्राइस थोड़ा बढ़ा भी या थोड़ा कम भी हुआ तो डिमांड चलती रहेगी। जैसे कि अपने सोलर पैनल्स में लग रहे हैं, ईवीज में लग रहे हैं, 5G टावर्स में लग रहे हैं। दूसरी डिमांड है जो इन्वेस्टमेंट लेड डिमांड है,
जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस मूवमेंट के हिसाब से। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट लेड डिमांड है, सेफ हेवन बाइंग है, जो अनसर्टेनिटी या रिस्क प्रीमियम रिलेटेड जो बाइंग है, वो जब तक, जो हमने अभी आपके शो में डिस्कस किया कि जो ये दो बड़े वॉर चल रहे हैं, एक फिजिकल वॉर और एक टैरिफ वॉर, तो जब तक इन दोनों में से किसी भी एक वॉर का हल्का सा एक ईजिंग आउट नजर नहीं आता है, तब तक वो सेफ हेवन टाइप बाइंग ये दोनों प्रेशियस मेटल्स में चलती रहेंगे। तो यदि आप ऐसे निवेशक हो जो आपके शो को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और जिन्होंने मान लीजिए 2 साल पहले, इवन 1 साल पहले निवेश किया होगा गोल्ड एंड सिल्वर में, तो उनको एक ये कंसर्न भी होगा, इतना अच्छा रिटर्न आ गया तो क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं निवेश किया है, तो उनके लिए क्या। तो मेरा थिंकिंग बहुत क्लियर है दीपाली जी, यदि आप ये दो चीजों को अपने माइंड में रखते रहे कि जब भी ये दोनों में से किसी भी एक वॉर का थोड़ा ईज आउट होता दिखे, और जो अपन कहे ना कि वर्ल्ड ओवर में करंटली 3 स्ट्रॉन्ग लीडर्स है जो ये दोनों वॉर्स को थोड़ा बहुत वे में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। यदि ये तीनों लीडर्स में भी कोई एक अपना स्टांस सॉफ्ट करते हुए नजर आते हैं, तो फिर उस वक्त जो गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह की जो सेफ हेवन और रिस्क प्रीमियम टाइप बाइंग है, वो थोड़ी नीचे आ सकती है, कम हो सकती है। तो वो समय ऐसा रहेगा जब भी जो जिन निवेशकों ने एक्सपोजर लेके रखा हुआ है उनको एक ट्रिगर मिल सकता है, सिग्नल मिल सकता है कि आपने अभी शायद थोड़ा पोजीशन कम करना है। यदि किसी निवेशक ने मान लीजिए अपने पोर्टफोलियो का 5% लेना चाहा था और आपका शो देख के 2 साल पहले उन्होंने निवेश किया हो और अभी बाकी सब एसेट क्लास ऑलमोस्ट फ्लैट रहे और वो गोल्ड 5 के जगह पे भी थोड़ा बढ़ के 8-9% हो गया, तो जरूर मेरे हिसाब से एक उनको गाइडेंस अपने ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके थोड़ा ट्रिम कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, और कम बैक टू द ओरिजिनल थिंकिंग जो था उनका कि 5% मेरे पोर्टफोलियो का गोल्ड या सिल्वर प्रेशियस मेटल्स में होना चाहिए, तो वो मैं समझता हूँ ये कर देना चाहिए। ओके, तो थोड़ा प्रॉफिट लेने का समय है आपके हिसाब से। बीच का जो अगर देखें तो मेरे हिसाब से गोल्ड में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट इस साल में रह सकता है, ऐसा कंपैरेटिव टू सिल्वर। प्योर सेफ हेवन में गोल्ड इज बेटर। ओके, डेफिनेटली, यस। अच्छा, अब हम बात करें डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ की, तो सबसे पहला सवाल तो अनिल जी ये रहेगा कि करंट मार्केट सिनेरियो में इस फंड को लाने के पीछे की रेलेवेंस आपके हिसाब से क्या है? देखिए दीपाली जी, जब भी हम किसी चीज में निवेश करते हैं तो हम ब्रॉडली स्पीकिंग 3 चीज देखते हैं कि क्या वो कंपनी जिसमें मैं निवेश कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनीज है। दूसरा कि हम देखते हैं कि क्या भाव पे या क्या लेवल वैल्यूएशन पे मुझे वो मिल रहा है, और तीसरा ये कि भाई वो जो पोर्टफोलियो में क्रिएट करूंगी या करूंगा वो वेल डाइवर्सिफाइड रहे। तो मैं समझता हूँ कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में फिलहाल एक ये वैल्यूएशन कंफर्ट लग रहा है, क्योंकि रिसेंट 12 महीने में, मतलब पूरे मान लीजिए 2025 में ये पर्टिकुलर इंडेक्स ने काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया है। पूरे 2025 का डेटा यदि निकाले तो अप्रोक्सीमेटली 2% सिर्फ गेन हुआ है ये इंडेक्स में, जबकि जो दूसरा ब्रॉडर इंडेक्स है, मान लीजिए निफ्टी 50 हो गया, उसका रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 11% है पॉजिटिव, और निफ्टी 50 के थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन देखे तो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स देखे तो उसका लगभग 14% रिटर्न रहा है 2025 में, और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने उन दोनों जो सिमिलर लार्ज कैप यूनिवर्स है उनको लगभग 9-10%, 11% से अंडर परफॉर्म किया है। तो इस रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस की वजह से जो करंट लेवल्स ऑफ वैल्यूएशन है निफ्टी नेक्स्ट 50 के, वो है अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स, 20 टाइम पी पे चल रहा है। जो निफ्टी नेक्स्ट 50 की हिस्टोरिकल लॉन्ग टर्म 5 ईयर एवरेज है अप्रोक्सीमेटली इट हैज बीन अराउंड 26 टाइम, 26 टाइम, उससे कम चल रहा है। ऑल्सो जो निफ्टी 50 के करंट पी है, जो करंटली 23.5 टाइम्स है, उससे भी कम लेवल पे मिल रहा है। तो कहे ना कि एक अच्छा एंट्री पॉइंट दिख रहा है, रीजनेबली लो वैल्यूएशन पे एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है आपको अच्छी डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर्स में देती है और स्टॉक्स में भी देती है। टिपिकली हाईएस्ट स्टॉक जो है वो 5-6% के ऊपर कभी वेटेज नहीं जाता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मेरे हिसाब से फिलहाल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है निफ्टी नेक्स्ट 50 में निवेश करना। ऐसे नहीं है कि ये कोई यूनिक आइडिया है, बहुत कॉमन आइडिया है। हमारे पास भी ये सेम इंडेक्स के ऊपर एक इंडेक्स फंड तो पिछले कई साल से 6-7 साल से चालू ही है। काफी आपके व्यूअर्स के उसमें SIP भी चली रही होगी, बट
ये एक ETF फॉर्म में भी लाने का हमारा रीजन यही था कि यदि कोई इन्वेस्टर है जिन्हें इंट्राडे मार्केट मूवमेंट लेके या जिन्हें एक्स्ट्रा अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहे, जो बाजार का उतार चढ़ाव देखिए ETF फॉर्म में, तो हमने उसको एक ETF फॉर्म में भी पैकेज करके जस्ट रिसेंटली लिस्ट किया है NSE और BSE पे। ओके ओके, फेयर इनफ। चलिए रुक रहे हैं। अच्छा अनिल जी, मैं पढ़ रही थी तो इस ETF को लेकर दो चीज़ें आपने कही हैं। एक तो ये कि ये ETF उन इन्वेस्टर्स के लिए वेल सूटेड है जिनका होराइजन एटलीस्ट 5 इयर्स का हो, प्लस उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अब तक इंडेक्स फंड को इसलिए नहीं खरीद रहे थे क्योंकि पिछले 3 सालों में काफ़ी हाई रिटर्न्स इंडेक्स की तरफ से बनते हुए दिखाई दिए थे। तो आप ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली क्या अप्रोच है आपकी, कौन से इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली वेल सूटेड है, और इंडेक्स रिटर्न को लेकर आपकी अब आगे के लिए प्रोजेक्शंस क्या हैं? हाँ जी, देखिए मेरे हिसाब से क्या है कि जैसे हमने आपके शो में डिस्कस किया है ब्रेक के पहले कि किसी भी निवेश के पहले हमें ये देखना है कि हमें क्या भाव पे वो एंट्री मिल रही है, वो स्टॉक में या वो इंडेक्स में। तो यदि हम ये समझे कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ही तेजी से ऊपर भाग गया है, तो अपन लगता है ना कि यार ये तो शायद रेट अभी बहुत हाई मिल रहा है। तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है उसमें एक टाइम ऐसा था जब भी ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही हाई कॉस्ट पे चला गया है, तो उसको कंफर्ट लेने के हिसाब से पिछले 1 साल में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया है। यदि हम निफ्टी 50 या निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के अगेंस्ट में इसको कंपेयर करें तो अप्रोक्सीमेटली 9-10%, 11% दोनों के बीच में अंतर रहा है। तो ये एक जो कहे ना कि वैल्यूएशन कंफर्ट, एक जो गैप क्रिएट हुआ है जिसके वजह से अट्रैक्टिव लेवल लग रहा है वैल्यूएशन का। तो जो भी निवेशक ऐसा सोच के इस इंडेक्स को नहीं देख रहे थे कि ये तो बहुत ही फास्ट रनअप हो चुका है ऑलरेडी, तो उनके लिए ये एक रिवाइज्ड एक अपॉर्चुनिटी आप सोच मान सकते हैं कि बिकॉज अभी रिसेंट वे में उसका अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, उसकी वजह से जो उसकी अर्निंग्स प्रोफाइल है, तो जो पी रेशियो समझ लीजिए अपन, जो वैल्यूएशन रेशियो है वो काफी हद तक अट्रैक्टिव लग रहा है अभी। ओके। और जैसे आपने कहा कि यस, किन निवेशक को देखना चाहिए, तो जिन निवेशक को एक कहे ना कि अपने एक लाइफ गोल से इसको जोड़ के रखना है, जो मिनिमम 5-7 साल, 8 साल, 10 साल यूजुअली इक्विटी का जो निवेश अपना होराइजन होना चाहिए, उसके हिसाब से यदि आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइप होराइजन है, तो मेरे हिसाब से ये निफ्टी नेक्स्ट 50 एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें वोलेटिलिटी टिपिकली थोड़ी ज्यादा रहती है और रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा ज्यादा रहते हैं। और क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो यदि आपने एक SIP टाइप स्ट्रेटेजी उसमें करी तो आपको काफी हद तक लोअर एंट्री पॉइंट्स में भी निवेश करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, आई एम श्योर बहुत इन्वेस्टर्स होंगे जो इसके कॉम्पोजिशन को सही से नहीं जानते होंगे, उनके लिए सिंपल लैंग्वेज में आपसे जानना चाहेंगे सेक्टोरल बेसिस पे किस तरीके का एक्सपोजर उनको मिल रहा है इस ETF के थ्रू। ग्रेट पॉइंट। तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि निफ्टी 50 ले लिया या तो कुछ भी एक्टिव फंड्स ले लिया, आपने बहुत परफेक्ट बात कही मैम कि बैंक्स और NBFCs में काफी हद तक हैवी वेटेज है। बैंक्स में स्पेसिफिकली तो निफ्टी 50 होगी, देख लीजिए 30-33% टिपिकली बैंक्स में रहता है, जबकि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसमें बैंक्स का एक्सपोजर सिर्फ 6 से 7% रहेगा। बाकी जो नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज है उसका लगभग 10-12% रहता है। तो टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास फाइनेंशियल्स एज अ सेक्टर का है, जबकि काफी दूसरे एक्टिव फंड्स भी है, निफ्टी 50 भी है, उसमें ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 38-40% टाइप रहता है, 35-40% के रेंज में यदि एक्टिव फंड्स को भी मिला लेते हैं तो। और कुछ कुछ जो दूसरे कंपोनेंट्स है जिसमें हमें बहुत कम एक्सपोजर मिलता है बट निफ्टी नेक्स्ट 50 मिलता है, वो हो गया जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया बेवरेजेस कंपनी में हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिटेल स्पेस में हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीमेंट वगैरह में नो डाउट निफ्टी में भी है बट थोड़ा इसमें हैवी एलोकेशन है। फिर ऑटो है, 6 कंपनी है निफ्टी 50 में ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, बट इसमें ऑटो एंसिलरीज भी, ऑटो कंपोनेंट्स कहे या ऑटो एंक्स कहते हैं, जो अपन वो नेक्स्ट 50 में अपने को एक्सपोजर मिल जाता है। तो अपन ये कहें ना कि कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स और सेगमेंट्स है जो हम देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि वो हमारे करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी और हमारे GDP के ग्रोथ में बहुत अहम भूमिका निभा रहे, प्ले कर रहे, बड़ा रोल GDP में
बट उनका एक्सपोजर मेरे पोर्टफोलियो में शायद कम है या तो नहीं है कुछ कुछ सेक्टर्स का, तो उन सेक्टर्स का निफ्टी नेक्स्ट 50 से आपको एक्सपोजर मिल रहा है अच्छे वे में। ओके, वो मेरे ख्याल से एक बहुत यूनिक और बहुत अच्छा एक एंगल है। ओके, डेफिनेटली। अच्छा, एक फाइनल सवाल आपसे रहेगा, अगर हम पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन की बात करें तो अब से अगर 10 साल पहले हम बात करते तो यूजुअली एक सेट फॉर्मेट था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ले लीजिए। लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो मिड कैप, स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा रख सकते हैं। कम सालों का नज़रिया है तो थोड़ा सा सेफर साइड रहे, लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन रखें। लेकिन अब तो मार्केट मूड, माहौल के हिसाब से आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक्टिवली मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक नए पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन की बात करें तो आपके हिसाब से इस पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन में इंडेक्स फंड की रेलेवेंस होना कितना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली करंट मार्केट सिनेरियो में? अगर कोई पोर्टफोलियो बनाता है तो फिर चाहे वो नेक्स्ट निफ्टी 50 ETF फंड हो या कोई और इंडेक्स फंड हो, कितना परसेंटेज एलोकेशन आपके हिसाब से कर सकते हैं? ग्रेट क्वेश्चन दीपाली जी। देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ आपने बहुत सही कहा कि लेट्स से आज से 10 साल 15 साल पहले बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भी नहीं थे हमारे पास। इंडेक्स फंड्स का 10 साल पहले तो पूरा इंडेक्स फंड की इंडस्ट्री का AUM सिर्फ 1000-2000 करोड़ जितना रहा होगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी बहुत ही कम थे आपके पास। तो मेरे हिसाब से जो आज की तारीख में आपको निवेश करने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उसमें आप सिर्फ इंडेक्स फंड और ETFs लेके भी आपका पूरा एक बहुत ब्यूटीफुल वे में एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। कुछ आपने लार्ज कैप ले लिया, कुछ मिड कैप ले लिया, कुछ स्मॉल कैप ले लिया, कुछ आपने कमोडिटीज ले लिया, कुछ आपने जहां पे आपके ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप वो एक टाइप का पूरा बिल्ड कर सकते हैं। और आप एक और ऑप्शन ले सकते हैं कि आपने एक कोर और सैटेलाइट टाइप का एलोकेशन कर देना है, जहां पे पॉसिबली ऐसा आप कर सकते हैं कि एक है ना कि कोर एलोकेशन जो लॉन्ग टर्म के लिए स्लो ट्रैक में आपका एक SIP चलते आ रहा है, जो एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड, यदि वो निफ्टी नेक्स्ट 50 होने दो या तो निफ्टी 50 हो या निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स हो, एक लो कॉस्ट वे में कोर एलोकेशन अपन कहते हैं कि अब लंच टाइम में मैं खाना खाने जाने वाली हूँ तो एक बेसिक मेरा रोटी सब्जी दाल चावल तो आ ही गया, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ स्पेसिफिक है तो एक डेजर्ट भी आना है, एक कुछ इटालियन डिश भी लेना है। तो वो हिसाब से सैटेलाइट एलोकेशन में आप कुछ एक्टिव फंड्स जोड़ दीजिए, कुछ SIF वगैरह, AIF वगैरह जोड़ दीजिए, और इस तरह से आपका कोर और सैटेलाइट को आप मिक्स करके आपके ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लेके आपका पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। बट यस, ये एक बहुत ही रिमार्केबल शिफ्ट जो हमने देखा है पिछले दशक में या पिछले 10 से 15 साल में, कि आपके पास अभी एवेन्यू और अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई है, बहुत अवेलेबल हो गई, जिससे आप अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो के बिल्डिंग ब्लॉक्स को चूज करके निवेश कर सकते हैं। और बेस्ट वे तो मैं ये कहूंगा दीपाली जी की यदि आप आपके ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के लाइफ के अलग अलग गोल्स बना दे, और हर एक वो गोल के लिए फिर आप पिक एंड चूज करके आपकी निवेश रणनीति कर दे, तो उसमें आपको ये ETFs और इंडेक्स फंड और भी यूजफुल पड़ेंगे। ओके, चलिए, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा इंडेक्स फंड को लेकर। निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF के बारे में भी तमाम डिटेल्स आपने समझाए। अनिल जी, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और मार्केट्स पर भी अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बार में खबरें जारी हैं। नमस्कार।